हर कत्ल और हर ख़ुदकुशी समाज और रियासत के मुंह पे एक और तमाचा होता है। कभी कभी ऐसी भी ख़बरें आती हैं कि नहायत ही मामूली और आम शहरी जिन्हें कुछ नहीं समझा जाता वो कत्ल भी होते हैं, ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं, लेकिन ख़बर नहीं बनती। लेकिन फिर कोई ऐसा पहलू सामने आ जाता है कि हम इस ख़बर को लेने पे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो अहम है, इसलिए कि फिर हमारा ज़मीर हमें कचोके देना शुरू कर देता है। ऐसी ही ख़बर डेरा इस्माइल ख़ान से आई। चंद दिन पहले वहाँ आदिल रमज़ान साहब जो हज्जाम का काम करते थे, उनकी बेटी की शादी थी। शादी के दौरान आदिल का जो भांजा है उसने शादी में शरीक एक मेहमान फ़रीद की बेटी से कुछ गुफ्तगू की। फ़रीद ने इसे गैरत का मसला बना दिया, पंचायत तलब की गई। आदिल रमज़ान के भांजे पे इस पंचायत ने 7 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, मगर फिर भी फ़रीद का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने कहा जुर्माने से कुछ नहीं होगा, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त का मुतालबा किया गया। पंचायत ने यह मुतालबा भी माना और आदिल की 13 साला बेटी को विन्नी करार दे के फ़रीद के बेटे से निकाह का फ़ैसला सुना दिया। इसके बाद ये हुआ कि आदिल रमज़ान ने ख़ुद को बेबस महसूस करते हुए जहरीली गोलियां खा के ख़ुदकुशी कर ली। ख़ुदकुशी से पहले आदिल ने एक ऑडियो पैगाम भी छोड़ा जो आप में से बहुत से लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे सुना हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरे नाम है आदिल, कौम दा मैं नाया। मेरे नाल बहुत दिक्कत की थी ने, बहुत दिक्कत है। अनेद मलिक मैं बोया चावन चाह गिन गए उता जोरी ते स्टाम कराया ने ते जोरी ते साफ कीता ने जेंदे विच शनाख्ती कार्ड मैं नहीं दिता। वो किफायत आखे जो भाई दियाँ 10 हाथ करा से ते अंगूठे ले से ते एक अंगूठा भाई तू ला दे। उस दे विच मकसद मैं एक अंगूठा ला गिदा ने मैं बहुत मेहनत की थी। मैं के एक 3 दी देओ चा 2 दी देओ चा नन देंदे। उस दे विच अंगूठा मैं को लवाया ने। हुण मैं किया इब्राहिम को मेहनत की थी। मैं कि में गाली में किसा इब्राहिम आके तू गम न कर, तू वालवान पीछू मैं वाला पीछू ते। उस दे विच मेरे मुजरम भी कोई भी को नहीं। एक रमजू है, एक इमरान है, उदा पुत्र फरीद है। इवें में रोला मुक्की गया ते वला रोगला मेरे नर जगह ही दिता ने। मेहरबानी करके ये साहब थोड़े हुकूमत दे घर ही होना चाहिए। इब्राहिम को मैं सलाम देना पिया, ये कुछ करना इब्राहिम करे ठीक इब्राहिम। बाकी मेरे बालों की पारा थी इतने मेरे बाल इतना चाचा ने मामा देखे नहीं। ये ख़ुदकुशी से पहले की ऑडियो है। आदिल सराय की ज़बान बोल रहे हैं और लुब्बे लुबाब जो है उनके मैसेज का वो ये है कि मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया, स्टैम्प पेपर पे अंगूठे लगवाए गए, मगर मैंने शनाख्ती कार्ड नहीं दिया, मैंने मज़ाहमत की। और आप जो हैं मेरे बच्चों की हिफाजत करें। और आदिल ने नाम भी लिया कि जो मुल्ज़िम हैं जिन्होंने ये नौबत यहाँ तक पहुँचाई है। आदिल की मौत की बकौल पुलिस के उसके रिश्तेदारों ने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। पुलिस को सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली तफसीलात से इस वाक़े का इल्म हुआ। चुनाचे पहाड़पुर थाना जो है उसकी पुलिस ने अपनी मुद्दियत में ये FIR दर्ज कर ली। और पुलिस का ये भी कहना है कि कमसिन बच्ची को विनी करने वाले मरकज़ी मुल्ज़िम फ़रीद समेत 3 मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश जारी है। मुतासिरा बच्ची को बाजियाब करवा के वरसा के हवाले कर दिया गया है और 7 लाख रुपए जो मुबैना जुर्माना था उसकी रकम भी बरामद कर ली गई है। लेकिन मकामी लोग और बिरादरी के लोग मकामी ज़राए का कहना है कि ये जो क्योंकि ये असर रसूख वाले लोग हैं जी, ठीक है। आई मीन कोई चुटकी बजा के जो पंचायत को तलब कर सकता है वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। और ये जो हैं जिनकी ज़िंदगी गई है ये एक कदरन कुचले हुए तबके से इनका ताल्लुक़ है। तो बहुत प्रेशर डाला जा रहा है इनके घर वालों पर
एज यूजुअल कि आप अल्लाह के नाम पे माफ कर दें, जैसा कि होता है, जैसे होता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक बड़ा घिसा पिटा सा जुमला ज़हन में आता है, क्या करूं, जब मजबूरी है, आपके सामने भी दोहराना होगा कि आज के दौर में ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ। ये पंचायतें कैसे बैठ रही हैं, और हमारे पास इन सवालात का जवाब नहीं है। तो आज हमने दावत दी है प्रोग्राम में एडवोकेट रक्षंदा नाज साहिबा को। आपकी बहुत एक लंबी तारीख है फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। आप ओम्बड्समैन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन भी रही हैं केपी में। रक्षंदा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपसे ही मैं यही सवाल पूछूंगा कि हम दिहाइयाँ गुजर गई जई, मुख्तार बीबी का केस हमने देखा, इस तरह के हज़ारों हमने केसेस देखे, और घूम फिर कर सारी बातें आती हैं किसी जिरगे पर या किसी पंचायत पर या किसी फैसले पर। तो अगेन आज के दौर में आज तक ऐसा हो रहा है, क्यों और कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, और आपने इस मौजू को जो लिया, वालेकुम सलाम जी। देखिए, ये जो आपने बताया है, और ख़ास तौर पे जिस इलाके के बारे में बताया है, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो आपको हर कुछ अरसे बाद जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें आपको ये इस तरह के इंसिडेंट्स नज़र आएंगे कि जहाँ पे या तो वनी या स्वरा में लड़कियां दी जा रही हैं, और या जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे। इसकी दो तीन चीज़ें हैं। एक तो देखिए कि सोसाइटी में इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस आज भी मौजूद है। बेशक आपके कई तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो उन्होंने इन चीज़ों को जब एक शील्ड के तौर पे अपने किसी एंगर के लिए जवाज बनाने में हमेशा इन इलाकों में इस तरह के वाक़यात होते हैं। और मुझे इसका जो रीज़न नज़र आता है, देखिए स्वरा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी, या जिसको वनी आप कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज बनाई। आप जरा उठा के देख लें कि वो कमेटीज के जिनको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्टिव हैं। जी हमें ये मुश्किल हो रही है, आपके यहाँ पे जो कमेटीज बनती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बने, चाहे स्वरा के अगेंस्ट बनी थी, या इस तरह की और जो कमेटीज हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आती है, उनकी एक्सेसिबिलिटी के कितने इशू है कि किसी को मालूम है या कोई उन तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। तो लिहाजा वो जो लोग जो इस तरह की मैं तो यही समझूंगी कि पैरेलल जुडिशल सिस्टम जिसके ऊपर हमेशा हमने आवाज उठाई है कि ये कभी कमजोर का साथ नहीं देता। हमारी हर दूसरी तीसरे प्रोग्राम में कई दफा जिरगों को और पंचायत को बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है, लेकिन आप इनकी तारीख उठा के देख लें, इनके फैसले उठा के देखें कि ये कमजोर के ऊपर जो है इनका जोर चलता है, और ये जो है फैसला जो आपकी जो पार्टीज हैं इनको बड़ा इजीली इन्फ्लुएंस कर लेती हैं। और एक थर्ड जो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप हमें नजर आता है, और मैं ये बीइंग ओम्बड्स पर्सन भी बात कर रही हूँ और बीइंग एज प्रोबोनो लॉयर जो मेरा कैरियर रहा है, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो बहुत हद तक जब जैसे जैसे आपके इलाके दूर होते जाते हैं उनमें कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं और वो कंप्रोमाइज भी करती है। कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं, कंप्रोमाइज भी है। रक्षंदा साहिबा, सॉरी यहाँ पे मैं आपकी कलाम के लिए माजरत, आपने बात की कि कमजोरों का कभी साथ नहीं देते। ये आदिल तो दुनिया से गुजर चले गए, लेकिन अभी इनके घर वाले बाकी हैं, तो उन पर किस हद तक प्रेशर आने वाला है? एक वक्फा लेंगे। डेरा इस्माइल खान की एक पंचायत ने फैसला किया कि आदिल नामी शख्स की कम उम्र बेटी, कोई 11 साल की कह रहे हैं, कोई 13 साल की कह रहे हैं, वो गुलाम फरीद को दी जाए, और आदिल ने इसके बाद जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। रक्षंदा नाज साहिबा हमारे साथ हैं। रक्षंदा साहिबा, अब आदिल तो इस दुनिया से गुजर गए और हमें पता है, हमने
हजारों बार ये पैटर्न देखा है कि अब क्या होगा, मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, हम जानते हैं कि अब इनका प्रेशर आएगा आदिल के ख़ानदान पर, उनकी अहलिया पर और उनके जो बाकी जो बच्चे हैं उन पर। अब पंचायत ने तो कभी कमज़ोरों के साथ नहीं खड़ा होना, कौन सी कुव्वत है जो इनको किसी भी किस्म की हिफाजत फराम कर सकती है यहाँ इस मुल्क में? देखिए, इस वक्त 3 इदारों ने उन पर काफी प्रेशर बिल्ड किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें NCHR का रीजनल ऑफिस है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स है, और CM का जो अपना रीजनल ऑफिस है वहाँ पे उनको स्पेशली हिदायत की गई है कि इस फैमिली को आप गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में रखें। तो उनको प्रोटेक्शन में तो रखा गया है, लेकिन ये जो आपने बात की कि वो प्रेशर ले सकेंगे कि नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि ये गर्मा गर्मी में तो इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, लेकिन लोकल लेवल पर क्योंकि हमारे वहाँ पे जो आपके एक्सेस टू जस्टिस के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इतने उनसे दूर हैं या लोकल लेवल पर वो इतने एक्टिव नहीं है, तो इसमें बहुत चांसेस है कि ये फैमिली कुछ दिनों में आपको एक कंप्रोमाइज करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप उनकी जो एजेस हैं बच्चियों की देखें, एक बेवा औरत है और उस बेवा औरत के साथ खड़े होने वाला उस फैमिली का जो मर्द है वो भी इतना ही वनरेबल है जितना इसका हस्बैंड था। तो ये जब तक इदारे आपके लोकल सतह पे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो उस वक्त तक, मतलब मुझे यही नजर आता है इस वक्त एक कैश अमाउंट जो एक बंदा अरेस्ट हुआ है उससे मिला है वो भी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया गया है, लेकिन एज सच मेरा जो अपना तजर्बा है उसमें मुझे लगता है हाँ कंप्रोमाइज की तरफ जा सकता है ये। नाजिम जोखियों के केस में भी हमने ये देखा है, कोई 10,000 केस। उर्दू में इसे समअप किया जाता है कि दरिया में अगर रहना है तो मगरमच्छ से लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये बात मगरमच्छों की बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया ऑनर किलिंग, तो मैं नहीं कहूंगा, किलिंग इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड ऑनर किलिंग, चले हम कह देते हैं। मर्दान में एक वाकया आज रिपोर्ट हुआ है, आप भी उससे वाकिफ हैं, कि एक साल के बच्चे समेत 3 लोगों को कत्ल किया गया गैरत के नाम पर। एक कोर्ट मैरिज हुई थी क्योंकि लड़की के खानदान शादी नहीं करना चाह रहे थे इस लड़के के साथ, और अब जब वो अपने घर चली गई अपने मियाँ के साथ, तो उस घर में दाखिल होकर उनको एक बच्चे और एक और शख्स को, उनके अपने बेटे और एक खातून और एक और शख्स को कत्ल किया गया। हमने हज़ारों बार इस तरह के केसेस देखे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो बाकायदा वो गर्ल इन द रिवर एक ऑनर किलिंग के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनी थी, वो कायदा वहाँ पर वो नशर हुई थी, कानून साजी भी हुई है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी हुए हैं, लेकिन अगर आप अदाद-ओ-शुमार देखें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। 2022 में तकरीबन 600 लोग गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं, 1 साल बाद तकरीबन 500 लोग कत्ल होते हैं, मतलब फ़र्क पड़ा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। 2024 और इस साल के अदाद-ओ-शुमार मेरे पास नहीं है, तो हम क्यों इतने नाकाम हुए हैं? अगेन एक तो बात वही हुई जो आपने जिक्र किया कि मुआशरे की एक्सेप्टेंस है, बल्कि शाबाशी मिलती है कि यार गैरत के नाम पे तूने कत्ल किया, तू वाकई मर्द है। लेकिन अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम कानून साजी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन वो ट्रिकल डाउन करके ग्राउंड पर नहीं पहुंचती। रक्षंदा साहिबा, ये क्यों है? देखिए, आपके जो इदारों में लोग बैठे हैं, पहले तो आपकी जो कानून साजी हुई है 2004 में पहली अमेंडमेंट आई थी, क्रिमिनल अमेंडमेंट 2004 कि जिसमें पहली दफा ऑनर क्राइम को, और उसके ऊपर शैला ज़िया ने अपना जो तजिया लिखा था तो उसमें उन्होंने टोकनिज्म का नाम इसको दिया था। देखिए, जब तक इस मुल्क में कसास और दियत का कानून मौजूद रहेगा, आप कितना ही ऑनर किलिंग के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन कर लें, आपके यहाँ पे ये जो आपका एक स्ट्रक्चरल गैप है आपके इस लॉ के अंदर, वो आपका एग्जिस्ट, इस तरह की वाकयात होते रहेंगे। दूसरा, उसी पीरियड में बीर जैसे इलाके में, निहाल दरा में, आपके जो है ना इलेक्टेड लोगों ने कहा था कि हम इस कानून को नहीं मानते,
हम इस कानून को रेजिस्ट करेंगे। और आप उठा के देख लें कि ये जो कवानीन बने हैं, इन कवानीन के अंदर जब ये इस तरह के वाकयात हो जाते हैं तो इसमें कितनी FIR लॉन्च हुई है कि जो इनके अंदर जो सेक्शन प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं उनको आपने कैसे अप्लाई करना है। और ये जो मैं कह रही हूँ कि इदारों के अंदर बैठे हुए, चाहे वो आपके गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, चाहे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी कई दफा इसमें प्रोटेक्शन मिलती है लोगों को, तो उसमें आपके ये लॉ इफेक्टिव नहीं हो सकते। ये लॉ इफेक्टिव उसी वक्त होंगे कि जब आपके इदारे इस लॉ की कंप्लाइंस करेंगे। और आने वाले को तो शायद आम शहरी को नहीं पता होगा, लेकिन वो जब रिपोर्ट कराने आए तो उनको बताया जाए। ये हमारी जो लेजिस्लेशन होती है, एक दफा फिर मैं ये कहूंगी कि आपकी ये आम चौकियां और पुलिस स्टेशंस में तो FIR इसके से रेलेवेंट सेक्शंस के साथ रजिस्टर नहीं होती, और बहुत सारे केस जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में फिर वो ड्रॉप आउट हो जाता है। तो मतलब कि एक तरह तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि अक्सर पुलिस को शायद पता भी नहीं होता कि कानून चेंज हो गया। और वही मैं आपसे कह रही कि उनको मालूम ही नहीं है कि वो अगर एक आम शहरी उसको नहीं पता कि उसने वो सेक्शन अप्लाई करना है। लेकिन जो पुलिस में बैठा हुआ है, और मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस तो फिर आपको हम एक एज देते हैं। मुझे बीइंग ऑम्बड्सपर्सन मुझे कई दफा एक्सपीरियंस होता है कि बहुत सीनियर लेवल पर जो लॉ जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो उस ऑफिसर को पता ही नहीं है कि ये लॉ इस प्रोविंस में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक इग्नोरेंस जब इदारों के अंदर होती है तो वो ज्यादा खतरनाक होती है एज कंपेयर टू एक आम शहरी जिसको तो खुद ही रोटी पानी से फुर्सत नहीं है, और उसका लिटरेसी लेवल क्या है, लेकिन आप क्वालिफाई करके आते हैं किसी इंस्टीट्यूट में और आप बैठ के आपने लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन आपको खुद ही लॉ का पता नहीं है। ना साहब, इससे भी ज्यादा बार बार मैं ये कहूंगी कि एक एलिमेंट होता है कि जो लोकल लेवल का इन्फ्लुएंस होता है, और फिर अगर कोई लेजिस्लेशन औरतों से मुतालिक हो तो उसके साथ उसको एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि ओहो ये तो जो है ना औरतों की आजादी से रिलेटेड है, ये तो हमारी रवायत के खिलाफ है, ये तो हमारे मजहब के खिलाफ है। अच्छा, इससे भी ज्यादा रक्षिंदा साहिबा जो मुझे खतरनाक चीज लगती है वो एक तो ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ या लॉ का पता नहीं है, चले वो तो माफ हो सकता है। लॉ का पता है लेकिन उसको सरकमवेंट कैसे करना है, उसमें से चोर दरवाजों से कैसे बंदे को निकलवाना है, इसमें इसकी जो एक्सपर्टीज है इसका तो कोई तोड़ नहीं है, मेरी तो समझ में नहीं आता। देखिए, जब तक इदारों में करप्शन खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक केस डील किया कि जिसमें उसी खातून के बैंक अकाउंट से हस्बैंड ने उसके ATM से पैसे निकाल के और वही पुलिस स्टेशन में वो पैसे लगा के उस खातून के खिलाफ एक दिन में FIR लॉन्च कर ली। और आप सोचें कि एक फेक केस की अगर एक दिन में FIR होती है, जहां पे आपके जेन्युइन केसेस में कई दफा आपको हाई कोर्ट से जाके FIR के लिए पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। और इसकी वजह यह है कि अंदर की जो करप्शन है ये बहुत बड़ा एलिमेंट एक दिन में FIR दर्ज करानी है तो फिर उसके साथ स्पीड मनी भी देनी होती है ना, जैसे हम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षंदा साहिबा। तो कंक्लूजन ये है कि ना ही समझिए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली